हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। तो आज हम सुल्तान जैनुल आबदीन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जैनुल आबदीन की बात करें तो कश्मीर के जो सबसे जो लिस्ट है ग्रेटेस्ट जो किंग रह चुके हैं कश्मीर के, उन लिस्ट में सुल्तान जैनुल आबदीन का नाम आपको देखने को मिलेगा। इवन के मैं सिर्फ कश्मीर की बात नहीं करूंगा, पूरे इंडिया के जो महान राजा जो रह चुके हैं इंडिया के अंदर, जैसे अशोका द ग्रेट की अगर हम बात करें, इस तरह से मुगल एम्पायर के अंदर अकबर की अगर हम बात करें, इसी तरह जो बड़े बड़े नाम लिए जाते हैं उनमें सुल्तान जैनुल आबदीन का नाम इंक्लूड होता है। ठीक है, और ये किस चीज़ की वजह से होता है? इनका जो इनकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी उसकी वजह से, और इनका जो इनके सब्जेक्ट्स के टुवर्ड्स जो एटीट्यूड था उसकी वजह से। तो पूरा का पूरा लेक्चर देखेंगे, उसके अंदर आपको पता लगेगा कि मैं इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ। ओके, तो सुल्तान जैनुल आबदीन की अगर हम बात करें तो मैंने कल भी थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था पिछले लेक्चर में। बेसिकली हुआ क्या था, जब सुल्तान सिकंदर की डेथ हो जाती है, सुल्तान सिकंदर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद बादशाह कौन बनता है? बादशाह बनता है आपका अली शाह। अब अली शाह जो था ये एक वीक रूलर इसे कहा जाता है, वीक रूलर कंसिडर किया जाता है। जब सुहादेवा की डेथ हो जाती है, सुहादेवा कौन था? ये इनका प्राइम मिनिस्टर था, इनका कमांडर था, आर्मी कमांडर था। कुछ जगहों पे कमांडर लिखा होगा, कुछ जगहों पे प्राइम मिनिस्टर और कुछ जगहों पे चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं ओवरऑल राजा के बाद जिसका स्टेटस आता था दरबार में वो सुहा भट्ट का आता था। ओके, जब सुहा भट्ट की डेथ हो जाती है तो अली शाह क्या काम करता? अपने छोटे भाई शाही खान को बनाता है अपना नया प्राइम मिनिस्टर। ओके, अब शाही खान को प्राइम मिनिस्टर बनाने के बाद एक दिन अली शाह को ये ख्याल आता है कि मुझे अब हज पे चला जाना चाहिए, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अब मैं हज पे चला जाऊंगा। इसका ये मतलब अब वो राजा भी नहीं रहेगा। अब वो क्या काम करता है? हज पे निकल जाता है और सारी की सारी पावर जो है वो किसके हवाले कर देता है? वो अपने भाई, उसका जो छोटा भाई शाही खान, उसके हवाले कर देता है और उसी को टाइटल दे देता है जैनुल आबदीन। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर कितने क्वेश्चन बने इसी पॉइंट में। पहला क्वेश्चन ये, सुल्तान सिकंदर के बाद सुल्तान सिकंदर का सक्सेसर कौन था? हो सकता है आप जैनुल आबदीन डालें, तो सुल्तान सिकंदर का सक्सेसर अली शाह था। ओके, अली शाह के भाई का नाम क्या था? या तो शाही खान या तो जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन किसका लड़का था? जैनुल आबदीन सुल्तान सिकंदर का लड़का था। आई बात समझ? बड़ा लड़का था, छोटा छोटा लड़का था। ठीक है, ये सारी चीजें आपको माइंड में लेकर चलनी है। ओके, अब वो इसको राजा बना देता है अपने छोटे भाई को और इसी का नाम रखता है जैनुल आबदीन, और जैनुल आबदीन के बारे में ही हमने लेक्चर में पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए हेडिंग, हेडिंग क्या है? राइज ऑफ जैनुल आबदीन। अब ये राइज मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा पावर स्ट्रगल इसको करना पड़ता। अब आपने देखा होगा इतनी आसानी से राजा बन गया, बड़ा भाई राजा था, उसने कहा कि चलो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं निकल रहा हूँ अल्लाह के रास्ते पे, मुझे कोई राजपाट कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने छोटे भाई को राजा बना रहा हूँ। आई एम सॉरी, अपने छोटे भाई को राजा बनाता हूँ। ये तो इतना आसान था, लेकिन इतना आसान नहीं है। आगे देखिए इसमें क्या होता है। अब क्या होता है, जब ये भाई साहब अली शाह निकलकर ये पहुंच जाते हैं जम्मू, जम्मू में इनके फादर इन लॉ इनसे मिलते हैं और वो कहते हैं कि यार ये आपने क्या कर दिया। वो इसको बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करते, वो कहते हैं वापस जाओ और जो आपने ये गद्दी अपने भाई को दे दी है वो गद्दी उससे छीन लो, मुझे वापस राजा, राजा हज पे नहीं जा सकता है, जरूरी है पीछे से अपना सारा राजपाट जो है किसी और के हवाले कर दो। तो इस तरह से क्या होता है, उसका दिमाग घूम जाता है। ये THUS है, ठीक है, 10 इसको लिख लेना। ओके, तो 10 ही रिटर्न टू रिकवर हिज थ्रोन, वो वापस चला जाता है अपने भाई से उसका तख्त जो उसने उसको दिया था वापस छीनने के लिए, कि भाई राजा मैं हूं और राजा मैं ही रहूंगा, मैं राजा बनने के बाद अब हज में जाऊंगा। ठीक है, लेकिन अब जैनुल आबदीन बादशाह बन चुका था, अब वो कहाँ देता? ठीक है, तो ये लोग क्या काम करते हैं, ये अटैक कर देते हैं उसके ऊपर। किसके ऊपर? जैनुल आबदीन के ऊपर अटैक करते हैं। अब जैनुल आबदीन की हेल्प कौन करते हैं? यहाँ पर खोखार ट्राइब हुआ करता था। खोखार ट्राइब का जो चीफ था उसका नाम था जसरत खोखार, जसरत खोखार। ये हेल्प करते हैं किसकी? जैनुल आबदीन की। और जैनुल आबदीन की हेल्प करते हैं और इस तरह से ये क्या कम करते हैं, ओवरकम कर देते हैं अली शाह को, अली शाह को हरा देते हैं और बाद में अली शाह को मार दिया जाता है जसरत के दोबारा, जसरत खोखार के दोबारा उसे मार दिया जाता है। तो इस तरह से ये पावर स्ट्रगल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, किस तरह से भाई को भाई के साथ ही लड़ना पड़ा। तो छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को इस जंग में हरा दिया और यहाँ पर इस तरह से जैनुल आबदीन जो है वो पावर में आ जाते हैं और जैनुल आबदीन फिर से राजा बन जाते हैं। राजा तो थे ही वो, ठीक है, बस उन्हें थोड़ा सा लड़ना पड़ा क्योंकि उनके भाई ने उनको अपोज किया था। वो लड़ना पड़ा, वापस से अपना जो तख्त था उसे हासिल करना पड़ा और यहाँ पर फिर से इसी नाम के अंदर जैनुल आबदीन जो उनके भाई ने उनको नाम रखा था, इसी नाम के अंदर उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया। तो इसलिए राइज ऑफ जैनुल आबदीन था, यानी किस तरह से उसे थोड़ा सा ये पावर स्ट्रगल करना पड़ा था। थोड़ा सा नहीं था, क्योंकि एक बैटल लड़नी पड़ती है, जंग लड़ना कोई मजाक नहीं होता है। ओके,
अब ज़ैनुल आबदीन के बारे में अगर हम जाने तो इनका ओरिजिनल नाम क्या था? शाही खान। ओके, और शाही खान था ज़ैनुल आबदीन किसने रखा था? इनके भाई ने रखा था, अभी हमने देखा। इनके पिता का नाम क्या था? सुल्तान सिकंदर औरंगजेब ऑफ कश्मीर। ओके, इनके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इन्हें कहा जाता है बडशाह। बड का मतलब क्या होता है? बड का मतलब होता है बड़ा, कश्मीरी में बुड, ठीक है, बड़ा। तो बडशाह इन्हें इसलिए कहते हैं, इसका मतलब होता है द ग्रेट सुल्तान, बहुत बड़ा, ठीक है ना। जिस तरह से अलेक्जेंडर को अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है। ओके, अशोका को भी अशोका द ग्रेट कहा जाता है, क्योंकि ये कुछ महान राजा है जिन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी के अंदर, इसलिए इनके लिए ऐसे जैसे टाइटल यूज किए जाते हैं। इसी के साथ साथ इन्हें अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है। अब यहां पर जरा देख लीजिए बाप सुल्तान सिकंदर औरंगजेब ऑफ कश्मीर और बेटा अकबर ऑफ कश्मीर, यानी बाप से बिल्कुल ऑपोजिट। ओके, वो कैसे, उसके पीछे क्या रीजन थे, वो आगे हम देखेंगे। रिसीव्ड ए गुड एजुकेशन, काफी ज्यादा पढ़े लिखे थे, एंड गॉट अपॉर्चुनिटी टू ट्रेवल समरकंद इन द कोर्ट ऑफ तैमूर। तैमूर ने सुल्तान सिकंदर के टाइम पे अटैक किया था, बट हमने देखा था सिकंदर ने काफी अच्छे रिलेशन मेंटेन किए थे तैमूर के साथ। ओके, तो तैमूर वहां समरकंद में हुआ करते थे, सेंट्रल एशिया में, और वहां पर उन्होंने अपने लड़के को सुल्तान जैनुल आबदीन को भेजा था, शाही खान को भेजा था, और इन्होंने वहीं पर एजुकेशन ली है सेंट्रल एशिया में ही, और वहीं पर इन्होंने नए नए आर्ट एंड क्राफ्ट और बहुत सारी चीजें सीखी है, जो बाद में आकर कश्मीर में उन्हीं चीज़ों को ये अपने लोगों को सिखाएंगे, और इस तरह से कश्मीर की इकोनॉमी के अंदर हमें एक बूस्ट देखने को मिलेगा उस टाइम पे। जब तैमूर की डेथ होती 1405 के अंदर, फिर ये कश्मीर वापस चले आते हैं। ओके, एक बात याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है, ये कंटेम्प्रेरी थे राजा अजायब देव। देव डायनेस्टी थी ना, मैंने आपको बताया था, बार बार मैं इस लेक्चर को रिपीट कर रहा हूँ, इस हर लेक्चर के अंदर इस पॉइंट को, कि कश्मीर में शाहमीर डायनेस्टी थी और जम्मू में कौन सी डायनेस्टी थी? देव डायनेस्टी थी। और किस राजा के कंटेम्प्रेरी कौन था वो भी मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पर याद रखना, जैनुल आबदीन के कंटेम्प्रेरी कौन था? राजा अजायब देव। उसके बाद इनके ऊपर इन्फ्लुएंस किसका था? मतलब इन्फ्लुएंस का मतलब ये जो इनका एटीट्यूड था इस तरह का, बहुत ज़्यादा टॉलरेंट थे, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थे। ये किसकी वजह थे? एक तो इनके ट्यूटर जो इनको पढ़ाते थे, इनके उस्ताद जो थे मौलाना कबीर, उन्होंने इनको कम्युनल हार्मनी सिखाई है। यानी हर रिलीजन को, किसी भी मजहब को छोटा नहीं समझना है, सबको साथ लेकर चलना है, कम्युनल हार्मनी। इनकी मदर का नाम कुछ जगहों पे मीरा लिखा है, कुछ जगहों पे मीराज लिखा हुआ है। तो ऑप्शन जब आएगा दो में से एक होगा, मीरा होगा तो मीरा के साथ, मिराज होगा तो मिराज के साथ जाना, ठीक है ना। नेम ऑफ मदर ऑफ सुल्तान जैनुल आबदीन। इसके अलावा इनकी हिंदू स्टेप मदर भी थी, जिनका नाम था शोभा देवी, और उनसे इन्होंने स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस सीखी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इनकी अचीवमेंट्स की। देखिए, अचीवमेंट्स तो बहुत ज्यादा हैं, ओके, बट उनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर लिखी है। जैसे कि आपको मालूम होगा, सुल्तान सिकंदर के टाइम पे जिजिया इंट्रोड्यूस किया गया था, और हिंदूज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है, नॉन मुस्लिम्स के ऊपर मोस्टली हिंदूज ही थे, काफ़ी ज़्यादा अत्याचार उस वक्त पे, उस टाइम पे किए गए थे, और उनको वैली छोड़कर जाना पड़ा था। तो उनके लिए जो है वो, उनको वापस लाने के लिए जो है प्रोविजंस बनाए गए थे, किसके टाइम पे? सुल्तान जैनुलाब्दीन के टाइम पे। सो इनकरेज द हिंदूज टू रिटर्न बैक टू वैली। ओके, स्पाइस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनाया था, जिसकी वजह से करप्शन जो काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट हुआ था पिछली वाली रिजाइम्स में, वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आया था। जुडिशरी में भी काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स किए गए थे। इवन के प्राइस, एसेंशियल कमोडिटीज़ के जो है प्राइस भी फिक्स किए गए थे, और एक कॉपर प्लेट पे जो है उनको लिखा भी गया था। इसके अलावा एग्रीकल्चर की फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की गई। जिजिया जो है वो एबॉलिश किया गया था, और नॉन मुस्लिम्स को जो है पहली बार हमने देखा यहाँ पर कि नॉन मुस्लिम्स को अच्छी अच्छी पोस्ट पे उनको बिठाया जा रहा था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें हैंडीक्राफ्ट की फील्ड में, तो यहाँ पर इन्होंने बाहर से, सेंट्रल एशिया से यहाँ पर ट्रेंड क्राफ्टमैन लाए थे, जिन्होंने नेटिव जो कश्मीरी लोग थे उनको यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट सिखाए थे। यहाँ तक कि इन्हीं कहा जाता है फाउंडेशन ऑफ कश्मीरी शॉल जो है वो सुल्तान जैनुल आबदीन के टाइम पर ही पड़ी है। पश्मीना शॉल जो है किस तरह से बनाए जाते हैं वो भी इन्हीं के टाइम पे सिखाए गए थे, और ये आर्ट जो है तिब्बत से लाया गया था, और किसने लाया था? जैनुल आबदीन के ही टाइम पे ये डेवलपमेंट भी हुई थी। इसके अलावा वुडन आर्किटेक्चर, वुड कार्विंग जो है, ये भी जैनुल आबदीन ने ही कश्मीर में इंट्रोड्यूस करवाई थी। ओके,
उसके बाद आर्ट एंड लिटरेचर की अगर हम बात करें तो सुल्तान के टाइम पे साइंटिफिक एडवांसमेंट हुई थी काफ़ी ज़्यादा। इन्हीं के टाइम पे गन पाउडर बनाया जा रहा था, फायर वर्क हो रहा था। राजतरंगिणी की अगर हम बात करें तो उसका सेकंड पार्ट जो है जोना राजा के दोबारा इन्हीं के टाइम पे कंप्लीट किया गया था। इनके जो कोर्ट पोइट थे मुल्ला अहमद, उन्होंने महाभारत, दशावतार, राजतरंगिणी इनको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। और जब हमने राजतरंगिणी के बारे में पढ़ा था उस वक्त भी हमने देखा था कि राजतरंगिणी की जो ट्रांसलेशन है पर्शियन में वो किसने की थी, वो की थी मुल्ला अहमद ने। और मुल्ला अहमद कौन था, ये कोर्ट पोइट था ज़ैनुल आबदीन का। इसके अलावा इनकी बायोग्राफी जैन चरित्र, कुछ जगहों पे JAIN भी है, तो अगर JAIN होगा कंफ्यूज नहीं होना। जैन चरित्र जो है ये क्या था, कैरेक्टर ऑफ जैनुल आबदीन, ये पंडित नथुराम ने लिखी थी। इसी तरह से जैन प्रकाश, ये किसने लिखी है, ये योध भट्ट ने लिखी है, ये भी याद रख लेना। उसके अलावा जो है कश्मीरी लैंग्वेज को पहली बार हमने देखा एज अ मीडियम ऑफ टीचिंग जो प्रमोट किया जा रहा था वो जैनुल आबदीन के टाइम पे हुआ था। यहाँ तक कि पूरा का पूरा ट्रांसलेशन का ब्यूरो ही इन्होंने खोल दिया था, जहाँ पर पुरानी जो बुक्स थे, मैन्युस्क्रिप्ट थे, उनको अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा रहा था। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि एजुकेशन के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही थी। इसके अलावा पहली बार झीलम के ऊपर बहुत बड़ा ब्रिज बनाया गया था। हालांकि ब्रिज तो पहले से ही थे, लेकिन मेजर जो डेवलपमेंट हुई थी इनके टाइम पे ही हुई थी। पहला वुडन ब्रिज देखने को मिलता है जो काफ़ी बड़ा था, जिसको जैन कदल कहा जाता था। इसके अलावा जो है डल लेक के ऊपर 2 आइलैंड बनाए गए थे, सोनलंक और रूपलंक। और वुलर लेक के ऊपर जैनलक नाम से आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया गया था। यहाँ तक कि नौशेरा सिटी जो है वो भी इन्हीं के दोबारा जो है, जिसका पहला नाम जैननगर हुआ करता था, इन्होंने ही उसकी फाउंडेशन डाली हुई है। बाद में हम देखते हैं 1470 के अंदर जैनुलाब्दीन की डेथ हो जाती है। और इस तरह से जो है इस अंपायर का, इस डायनेस्टी का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। लास्ट रूलर इस डायनेस्टी के हमें हबीब शाह देखने को मिलते हैं, जिनके ऊपर उनके ही आर्मी कमांडर जो है वो अटैक कर देते हैं। गाजी चक उनका नाम था। और यहाँ पर चक डायनेस्टी की फाउंडेशन हो जाती है। और चक डायनेस्टी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।